गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, मिडेवल हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे थे अपन, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास भारत का, जिसके अंतर्गत अपन बीए बीएड सेकेंड ईयर एंड सिंपल बीए सेकेंड ईयर यानी बीए बीएड सेकेंड ईयर एंड बीए सेकेंड ईयर में मिडेवल इंडिया का जो पार्ट था तुगलक वंश, कौन सा वंश? तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तुगलक वंश में पिछले टॉपिक में हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपनों ने इसकी 3 योजनाओं के बारे में पढ़ लिया था। देखिए कौन कौन सी योजना। पहली योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया था, दोआब में करवर्दी। दोआब में करवर्दी, ये टॉपिक अपनों ने पढ़ लिया था, दोआब में करवर्दी। दूसरा, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन ये भी पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। नंबर 3, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज इसकी चौथी योजना है खुरासन अभियान। खुरासन अभियान। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का सबसे अच्छा सम्राट माना जाता था। इसके पास शिक्षा के क्षेत्र की अनेक उपाधियाँ थी, अनेक प्रकार की डिग्री थी। और लेकिन हुआ क्या कि इसने जितनी भी योजनाएं बनाई वो एक एक करके सारी की सारी योजनाएं क्या हो रही थी? विफल हो रही थी। यानी चाहता कुछ और उसका रिजल्ट कुछ निकल के आता। बड़ा अच्छा आदमी था, चाहता था कि मैं भारत को एक बढ़िया तरीके से लेके चलूं, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाऊं, लेकिन फिर भी जो योजनाएं बनाई वो सारी की सारी योजनाएं क्या हो रही थी? असफल हो रही थी। यानी हम कह सकते हैं कि ये योजना लागू करने के पश्चात उसके ऊपर मनन करता था। दूसरी बात, ये जब भी कोई योजना लागू करता तो किसी अन्य व्यक्ति से डिस्कस नहीं करता था, जिसका कारण ये निकला कि इसकी जो पहली योजना थी दोआब में करवर्दी, वो इसकी बिल्कुल पूरी तरह असफल होती है। राजधानी परिवर्तन असफल तो होती है, लेकिन इसके अंतर्गत राजकोष तकरीबन खाली हो जाता है। तीसरी योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जिसका रिजल्ट ये निकला कि राजकोष खाली हो गया और खाली राजकोष के अंदर लोहा जमा हो गया, घर घर टकसाल बन गए। अब आता है खुरासन अभियान, यानी इसकी चौथी योजना है। चौथी योजना इसकी क्या थी? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक था, मिस्र का शासक था तरमासरीर। मिस्र का शासक का क्या नाम था? तरमासरीर। यानी मोहम्मद बिन तुगलक की योजना कौन सी पढ़ रहे हैं? खुरासन अभियान। यानी मोहम्मद बिन तुगलक मिस्र का शासक था तरमासरीर, इन दोनों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यानी मिस्र के शासक तरमासरीर और मोहम्मद बिन तुगलक में मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण होता क्या है कि एक क्षेत्र है इराक के अंदर, ईरान के पास में एक क्षेत्र है खुरासन, वहाँ पर अव्यवस्था हो जाती है। खुरासन का जो शासक था उसको पद से हटा दिया जाता है, तो वहाँ पर उत्तराधिकारी का कोई संघर्ष चल रहा था। इस बात का पता चलता है तरमासरीर को। तब तरमासरीर कहता है मोहम्मद बिन तुगलक को कि आप एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करिए और उस सेना को इकट्ठी करके आप मेरे पास आ जाइए, आपकी सेना को मेरे पास भेज दीजिए। हम क्या करेंगे, खुरासन के ऊपर या इराक दजला फरात नदियों वाला जो क्षेत्र है उसके ऊपर क्या कर लेंगे? आक्रमण कर लेंगे और आपका ये जो क्षेत्र है हमारा आधा आधा हो जाएगा। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो सिस्टम अच्छा था, योजनाएं अच्छी थी कि मोहम्मद बिन तुगलक आउट ऑफ इंडिया जाकर यानी आगे तक पूर्वी देशों के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाता। लेकिन हुआ क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके अनुसार बताते हैं कि 3,70,000 की एक विशाल सेना तैयार की। यानी 3,70,000 की एक विशाल सेना तैयार की
विशाल सेना तैयार करने के पश्चात उसको तकरीबन 1 वर्ष की ट्रेनिंग देगी, उनको प्रशिक्षण दिया गया। इन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया गया। 1 वर्ष का क्या दिया गया? अग्रिम वेतन, क्योंकि इन्हें विदेश में लड़ने के लिए जाना था ताकि कोई सैनिक मना ना कर दे। इसके लिए तुगलक ने 1 वर्ष का क्या दिया? अग्रिम वेतन दिया। क्या दिया? अग्रिम वेतन दिया। अग्रिम वेतन देने के कारण पूरी की पूरी सेना तैयार हो गई। पैसा भी लग रहा था, सैनिकों के राशन पानी की भी व्यवस्था करनी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने वो सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी। लेकिन बाद में क्या, उसी समय खुरासन के जो हालात है वो सुधर गए। यानी खुरासन के जो उत्तराधिकारी का जो संघर्ष चल रहा था, उनमें से एक व्यक्ति उत्तराधिकारी बन जाता है और यहाँ के हालात क्या हो जाते हैं? सामान्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सामान्य हो जाते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक है वो वहाँ पर नहीं जा पाता है। तरमा शरीर उसको मना कर देता है कि अब इस क्षेत्र को जीत पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप वहीं रहिए। इस प्रकार बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजनाएं भी क्या रहती है? असफल रहती है। क्या रहती है? असफल। यानी हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की तकरीबन 4 योजनाएं क्या हो गई? असफल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई। अब इसकी जो चौथी योजना है, पाँचवीं इसकी योजना का नाम है कराचिल अभियान। कौन सी है? कराचिल अभियान। देखिए कराचिल अभियान क्या था, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कराचिल अभियान। इसकी ये 5वीं योजना है, कराचिल अभियान। कराचिल अभियान के अंतर्गत क्या हुआ कि ये जो कराचिल क्षेत्र है, ये कांगड़ा घाटी, ये आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, ये लाहौल स्पीति, ये घाटियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो कांगड़ा घाटी या कराचिल को जीतने के लिए यानी बताया जाता है कि उस समय, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ये कराचिल जो था वो क्या हो चुका था? स्वतंत्र हो चुका था। क्या हो चुका था? स्वतंत्र हो चुका था। और ये टैक्स यानी लगान नहीं पहुंचा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक को। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि मेरे पास एक विशाल सेना है, क्योंकि खुरासन अभियान के तहत वो 3,70,000 की जो सेना तैयार की थी ना। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि मेरे पास सेना तो है ही, चलो कोई बात नहीं, अपन मिस्र को नहीं जीत पाए, खुरासन को नहीं जीत पाए, तो इस सेना का सदुपयोग किया जाए। और इसी सेना के सदुपयोग के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल अभियान छेड़ा और कहा कि आप पूरी की पूरी सेना लेकर कराचिल चले जाओ। लेकिन होता क्या है कि उस समय सर्दी का मौसम था और कराचिल का जो क्षेत्र था, कांगड़ा घाटी वाला क्षेत्र था, वहाँ पर बर्फबारी बहुत हो रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को बोला कि आप कराचिल को जीतने के पश्चात वापस आ जाना। अगर आप ऊपर की ओर चले जाओगे तो वहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा है और आप लोग वहाँ पर सर्दी सहन नहीं कर पाओगे और आपकी मौत हो सकती है। लेकिन क्या हुआ, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की सेना कराचिल को जीतने के लिए गई, कराचिल विजित कर लेते हैं, कराचिल पूरा का पूरा जीत लेते हैं। लेकिन सेना उत्साह से परिपूर्ण होकर ऊपर चली जाती है, आगे चली जाती है। और आगे जाने पर बताया जाता है कि वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरी की पूरी सेना क्या हो जाती है? समाप्त। यानी पूरे के पूरे जो सैनिक है वो मर जाते हैं। बताया जाता है कि 2 सैनिक जिंदा लौटे थे। कितने सैनिक जिंदा लौटे थे? यानी लगभग 3.5 लाख की सेना थी, उसके अंदर मात्र 2 सैनिक जिंदा बचे। और जब उन्होंने आकर कहा कि मालिक, हमने कराचिल को तो जीत लिया, लेकिन हम लोगों ने हमारी सेना को खो दिया, तब बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक आवेश में आकर इन दोनों को भी क्या कर देता है? गोली मार देता है। अब बताया जाता है कि कहाँ, कराचिल एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ से लगान बिल्कुल भी कम आता था और पूरी की पूरी सेना इसकी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तब बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की ये जो 5वीं योजना थी, ये भी क्या हो जाती है? एक तरीके से असफल हो जाती है। क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। सिंध के निकट एक क्षेत्र है थट्टा, सिंध के निकट एक क्षेत्र है थट्टा, उसको दबाते समय, यानी सिंध के निकट एक क्षेत्र है थट्टा, उसको दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी सिंध एक प्रांत है, वहाँ पर थट्टा,
सिंध यानी ठट्टा सिंध के अंदर है। यहाँ पर एक बार विद्रोह हो गया था और उस विद्रोह को दबाते दबाते मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए एक इतिहासकार है बंदायूनी, ये आपको ये 2 कमेंट याद रखने हैं, इनके कमेंट आ जाते हैं। इतिहासकार बंदायूनी के अनुसार, इतिहासकार बंदायूनी क्या कहता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है तब बंदायूनी कहता है कि मृत्यु के ऊपर कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को जनता से। ठीक है, यानी बंदायूनी और बर्नी इसमें कमेंट सेंस है। देखो आपको मैं याद करवाता हूँ, अंततः मुक्ति मिली राजा को प्रजा से। देखिए बंदायूनी इसकी मौत पे क्या कहता है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से, यानी प्रजा को राजा से क्या मिल गई? मुक्ति। और बर्नी कहता है कि अंततः मुक्ति मिली राजा को प्रजा से। अब बताया जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह कच्चा सुल्तान साबित होना चाहता था, लेकिन बताते हैं कि 5 योजनाएं चलाई और पांचों की पांचों योजनाएं इसकी क्या रहती है? असफल रहती है। ठट्टा विद्रोह के समय इसकी मृत्यु हो जाती है। तब बंदायूनी कहता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई? मुक्ति मिलती है। बर्नी कहता है कि अंततः मुक्ति मिली राजा को प्रजा से। ये इसके बारे में अब जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो बनेगा फिरोज शाह तुगलक। कौन बनेगा? फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है वो इसका चचेरा भाई था। क्या था? चचेरा भाई। यानी अपन पढ़ेंगे अब फिरोज शाह तुगलक को। किसे पढ़ेंगे? फिरोज शाह तुगलक को। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो कमेंट आते हैं वो ये आते हैं। देखिए सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक का नाम कमालुद्दीन फिरो था। फिरोज शाह तुगलक का जो मूल नाम था वो क्या नाम था? कमालुद्दीन फिरो था। ठीक है। नंबर 2, ये मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? चचेरा भाई था। नंबर 3, फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कितनी बार? राज्याभिषेक, यानी फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 2 बार, एक बार पहली बार हुआ था ठट्टा में, इन सिंध के अंदर जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक विद्रोह दबाने गया था तो वहीं पर इसका राज्याभिषेक हो जाता है। और दूसरी बार इसका जो राज्याभिषेक है वो कहाँ होता है? दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली के अंदर। ठीक है। अभी क्या हुआ कि कमालुद्दीन इसका 2 बार विद्रोह हो गया। ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले यानी फिरोज शाह तुगलक को मैं लिख देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। औरंगजेब व सिकंदर लोदी का, औरंगजेब व सिकंदर लोदी का अग्रज कहा जाता है। यानी फिरोज शाह तुगलक को औरंगजेब व सिकंदर लोदी का क्या कहा जाता है? अग्रज, यानी आगे चलने वाला अग्रज कहा जाता है। अग्रज कहा जाता है। देखिए क्या, अब सुनो मैंने क्या कहा, अपन पढ़ क्या रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक। और सारी की सारी जो हिस्ट्री है ना वो कमेंटों में भरी पड़ी है। हमारे समझने में दिक्कत कहाँ आती है कि चलो मैंने आपको बोल दिया कि ये लाइन का अर्थ देखिए आप, ये लाइन आपको हिस्ट्री का एक निचोड़ निकाल के देगी। यानी मैंने कहा कि औरंगजेब व सिकंदर लोदी का इसे क्या कहा जाता है? अग्रज। यानी सिकंदर लोदी भी बहुत धर्मांध शासक था और औरंगजेब भी बहुत धर्मांध यानी कट्टर मुसलमान हुआ करते थे। इसने ऐसा क्या किया कि इसे इसकी संज्ञा दी गई कि वे तो जैसे औरंगजेब और सिकंदर लोदी से पहले ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर चुका था, इसलिए इसे क्या कहा गया उनका? अग्रज। क्योंकि ये एक धर्मांध शासक था। क्या था? धर्मांध शासक था।
धर्मांध शासक था। धर्मांध शासक था यानी ये क्या करता था कि हिंदुओं पर अनेक प्रकार की नीतियाँ लागू करता था, जबकि मुसलमानों के ऊपर जो इसका व्यवहार था वो बहुत थोड़ा बढ़िया था। मुसलमानों को ये बहुत चाहता था और इसीलिए इसने क्या किया कि ब्राह्मणों के ऊपर भी, यानी ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। देखिए आप, सबसे पहले जजिया कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जजिया कर क्या होता है? देखिए जजिया कर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जजिया कर होता है ना, ये गैर मुसलमान पे लगता है। यानी अगर आप मुसलमान हो तब तो आपके ऊपर ये लगेगा नहीं। अगर आप हिंदू हो या और भी कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके ऊपर ये जजिया कर लगेगा, यानी ये आपकी जाति से संबंधित लगता था। अब ये जजिया कर किन पे नहीं लगता था? यानी मुसलमानों पे नहीं लगता था, ब्राह्मणों पर भी नहीं लगता था, जो गरीब दास हुआ करते थे उनके ऊपर नहीं लगता था, महिलाओं के ऊपर नहीं लगता था। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। इसने जो तक्कावी रण थे, तक्कावी जो रण हुआ करता था, तक्कावी रणों को इसने क्या कर दिया था? तक्कावी रणों को क्या कर दिया था? माफ़ कर दिया था। तक्कावी रणों को माफ़ करने वाला शासक, माफ़ करने वाला शासक। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 देखिए, इसने खिराज, खुम्स, जजिया व ज़कात, ये 4 प्रकार के कर रखे थे। बाकी सारे कर इसने क्या कर दिए थे? हटा दिए थे। देखिए तकावी रणों को माफ़ करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये एकमात्र शासक है। दूसरा खिराज, खुम्स, जजिया, ज़कात, यानी इन 4 करों को तो ये रखता है, बाकी जितने भी कर थे उन सब करों को क्या कर देता है? माफ़ कर देता है। क्या कर देता है? माफ़ कर देता है। आगे देखिए नंबर 9, इसके पास यानी बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,20,000 के समथिंग क्या थे? दास थे। 1,20,000 के पास क्या थे? दास। यानी बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक जो दास है वो इसी के पास थे। यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर जो दास, समझ गए हो ना आप क्या होता है? दास होता है जैसे क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है, वो इसके दरबार में आएगा और दरबार में आने के बाद जो सुल्तान ऑर्डर देगा उनको वो फॉलो करेंगे और अपने जीवन पर्यंत उसी की सेवा करेंगे। उसके बाद उसके बच्चे आएंगे, वो भी उसी की सेवा करेंगे और इनका जो भरण पोषण है वो सुल्तान के माध्यम से किया जाता है। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्या है कि जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो सबसे पहले इसने ये क्या करता था? जो गरीब लड़कियां हुआ करते थे, देखिए ये बहुत ही अच्छी लाइन है, यानी जो गरीब असहाय लड़कियां होती थी, गरीब व असहाय लड़कियां होती थी, उनका ये विवाह करवाता था। ये प्रश्न नेट में पूछा गया था, विवाह करवाता था, विवाह करवाता था। ये क्वेश्चन इस प्रकार से नेट में पूछा गया था कि ऐसा कौन, दिल्ली सल्तनत का मतलब ऐसा कौन सा शासक था जब किसी लड़की का विवाह होता था तो उनको कपड़े, उनके जो दान दक्षिणा का जो सामान होता है, दहेज का सामान, वो देता था। तो वो कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक गरीब लड़कियों का विवाह करवाता था, वो लड़की चाहे कोई से भी कास्ट की हो, कौन से भी धर्म की हो। ठीक है, इसने दिल्ली में राजकीय चिकित्सालय खुलवाया। राजकीय चिकित्सालय खुलवाया। नंबर 12, विवाह के लिए विभाग बनवाया। ठीक है, नंबर 13, इसने क्या किया? ये मुसलमान जो लोग होते थे, यानी जो तुर्क लोग होते थे, मुसलमानों को ये जो बूढ़े लोग हो जाते थे उनको पेंशन देता था। क्या देता था? पेंशन देता था। नंबर 14, ये बेरोजगारों को, यानी जो लोग बेरोजगार होते थे
बेरोजगार होते थे उन्हें बेरोजगारी भत्ता यानी कुछ भत्ता देता था, उन्हें भत्ता देता था। ठीक है। नंबर 15 कि फिरोज शाह तुगलक, ये इसकी नीतियाँ देखिए आप, गरीब व असहाय जो महिलाएं होती थी, जो लड़कियां होती थी कुंवारी, उनकी क्या करवाता था, शादी करवाता था, उनके लिए विभाग बनवाया। उसके बाद दिल्ली में राजकीय चिकित्सालय खुलवाया, विभाग बनवाया, मुसलमानों को पेंशन देता था, बेरोजगारों को कुछ भत्ता देता था। आगे क्या होता था कि इसके बाद इसने 1200 बाग लगवाए। क्या लगवाए? 1200 बाग लगवाए दिल्ली के अंदर, 1200 बाग लगवाए। ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक नहरों का विकास करवाने वाला, नहरों को बनवाने वाला, भारत में सबसे ज़्यादा नहरों को बनवाने वाला शासक, नहरों को बनवाने वाला शासक। नंबर 17 देखिए, एक बार मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये शासक बना, तब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक की सारी जो योजनाएं थी वो फेल हो रही थी। अब इसकी भी योजनाएं, वो 1-2 योजनाएं फेल हो गई थी। तब एक क्या हुआ, एक जो कहावत होती है ना, वो प्रचलन में आई थी कि देख सेख प्रथा का कमाल, यानी देख सेख प्रथा का कमाल, एक शेख चला गया दूसरे को जरा संभाल, यानी ये इस प्रकार की कहावत है। तो किसके बारे में कहा जाती है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाती है। किसके बारे में कहा जाती है? यानी देख शेख प्रथा का कमाल, एक सुल्तान चला गया दूसरे को जरा संभाल। तो ये इसी के बारे में कहा जाती है। किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाती है। किसके बारे में कहा जाती है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाती है। इसके बाद इसने क्या किया कि जो मुसलमान जो लोग होते थे उनको ये नौकरियों के अवसर प्रदान करता था। क्या करता था? अवसर प्रदान करता था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद आदि नगरों की क्या करवाई थी? स्थापना करवाई थी। यानी सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद आदि नगरों की इसने क्या करवाई थी? स्थापना करवाई थी। ठीक है। उसके बाद इसकी जो योजनाएं थी उसके बारे में कोई ज़्यादा है नहीं कि अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। इसकी ये जो चीज़ें वो बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है। इसके जो सैनिक बयान थे वो 1-2 असफल हो जाते हैं। तत्पश्चात होगा क्या कि इसके बाद अब फिरोज शाह तुगलक के बाद लोधी वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? सैयद वंश आएगा। क्या आएगा? सैयद वंश। सैयद वंश की क्या दिक्कत होती है? देखिए, तैमूर का एक पुत्र था शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख। यानी फिरोज शाह तुगलक के समय जो तैमूर जो था वो भारत के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है और यहाँ से एक बहुत बड़ी धन संपदा की राशि लूट कर लेके चला जाता है। और फिरोज शाह तुगलक की क्या हो जाती है? उस समय मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक नया वंश कौन सा वंश? सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। और सैयद वंश की स्थापना जो करता है वो कौन करता है? खिज्जर खां करता है। कौन करता है? खिज्जर खां। क्योंकि ये तैमूर का कोई सेनापति था और तैमूर के पुत्र शाहरुख खान के नेतृत्व में यह भारत में इसने सैयद वंश की स्थापना करके उसके नियंत्रण में क्या करता था? शासन करता था। क्योंकि इसने कभी खलीफा की न तो अनुमति ली और न कभी ये कोई नियम बनाता था, क्योंकि ये किसके नियंत्रण में चल रहा था? शाहरुख के नेतृत्व में। और अपना जो सिलेबस है वो यहीं तक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में सैयद वंश अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।